Hi guys, welcome back to our channel Century Shala by Centricity, आपका wealth partner. My name is Anuj and you are watching NISM series 13 pass for sure videos. NISM का जो 13 एग्जाम है, जो कॉमन डेरिवेटिव्स एग्जाम है, हम उसकी वीडियोस बना रहे हैं। और आज बुक हमने पूरी डेरिवेटिव्स बुक कंप्लीट कर ली है। करेंसी डेरिवेटिव बुक के भी 8 चैप्टर हम पोस्ट कर चुके हैं। आज हम 9th और 10th चैप्टर की बात करेंगे। तो 9th चैप्टर है टैक्सेशन। चलिए समझते हैं आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। अकाउंटिंग और टैक्सेशन में हम देखेंगे कि जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो कैसे होगी, करेंसी डेरिवेटिव्स की डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और उसके बाद हम देखेंगे टैक्सेशन क्या है। तो चलिए समझते हैं कि व्हाट आर द अकाउंटिंग गाइडलाइन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। राइट, सबसे पहले देखते हैं। देखिए, जो आईसीएआई की गाइडलाइंस हैं, जो अकाउंटिंग ऑन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की जो रिवाइज्ड हुई थी 2021 में, तो जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है आईसीएआई, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं ऑन अकाउंटिंग ऑफ डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स विच वाज रिवाइज्ड ऑन 2021। तो आईसीएआई वो बॉडी है जो अकाउंटिंग और इसकी टैक्सेशन को गवर्न करता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए हमें ध्यान होना चाहिए, और 2021 में इसको रिवाइज किया गया। राइट, सो द अकाउंटिंग ऑफ डेरिवेटिव कवर्ड बाय दिस गाइडलाइन नोट इज बेस्ड ऑन दी फॉलोइंग की प्रिंसिपल्स। तो चलिए समझते हैं वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स रहे जिसपे ये गाइडलाइंस को कवर किया गया। सबसे पहला देखिए, ऑल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बैलेंस शीट एंड मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। तो जितने भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो रिकॉग्नाइज्ड किए जाएंगे बैलेंस शीट में, मेजर्ड एट देयर फेयर वैल्यू पे, कि जो भी उनकी फेयर वैल्यू चल रही होगी वो उसी पे उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अगर सेकंड पॉइंट, अगर कोई एंटिटी हेज अकाउंटिंग को यूज नहीं करती है एज जो गाइडेंस नोट में दिया गया है, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा? इट शुड अकाउंट फॉर डेरिवेटिव्स एट फेयर वैल्यू। तो उसको जो अपने डेरिवेटिव्स को फेयर वैल्यू पे दिखाना पड़ेगा, और कोई भी चेंजेस जो फेयर वैल्यू में होते हैं वो चेंजेस आपके जाएंगे शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन दी स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सेकंड पॉइंट हमको ये बोलता है। थर्ड पॉइंट, अब एक एंटिटी डिसाइड करती है टू अप्लाई हेज अकाउंटिंग एज डिस्क्राइब्ड इन दिस गाइडेंस। तो पहले वाला पॉइंट था कि वो हेज अकाउंटिंग को डिसाइड नहीं कर रही है यूज करने का। इस वाले पॉइंट में अगर कोई एंटिटी डिसाइड करती है हेज अकाउंटिंग को यूज करने का एज डिस्क्राइब्ड इन दिस पर्टिकुलर गाइडेंस फ्रॉम आईसीएआई, तो वो क्लियरली ये बताएगी, शुड बी साफ साफ लिखा, शुड बी एबल टू क्लियरली आइडेंटिफाई इट्स रिस्क मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले उसको अपना रिस्क मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव जो है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, दैट द रिस्क दैट इट इज हेजिंग, जिस रिस्क को वो हेज करने की कोशिश कर रहे हैं उस रिस्क को बताना पड़ेगा, और हाउ इट विल मेजर द डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, तो वो किस तरीके से उस पर्टिकुलर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट को मेजर भी करेंगे। अब बात करते हैं रिकॉग्निशन ऑफ डेरिवेटिव्स ऑन द बैलेंस शीट एट फेयर वैल्यू की। चलिए समझते हैं ये जो पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस किए इनका एग्जैक्टली मतलब होता क्या है फेयर वैल्यू। देखिए, दिस गाइडेंस नोट रिक्वायर्स, तो ये गाइडेंस बोलता है कि जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, जो भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बैलेंस शीट्स में उनको डाला जाएगा एंड मेजर्ड एट द फेयर वैल्यू। तो उनको फेयर वैल्यू पे ही दिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिप्रेजेंट करता है कॉन्ट्रैक्चुअल राइट और एन ऑब्लिगेशन। तो जितने भी हमारे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो क्या है? एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के द्वारा गवर्न किए जाते हैं। तो उसमें एक कॉन्ट्रैक्चुअल राइट बन जाती है और ऑब्लिगेशन भी बन जाती है। राइट, सो और एन ऑब्लिगेशन, तो इसीलिए उनको फेयर वैल्यू पे ही ट्रीट किया जाना चाहिए, ऐसा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने बोला है। देखिए, फेयर वैल्यू क्या है, अब ये समझते हैं। फेयर वैल्यू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेरिवेटिव्स, अगर हम डेरिवेटिव्स की बात करें तो फेयर वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट रिप्रेजेंट द एग्जिट प्राइस, दैट इज द प्राइस दैट वुड बी पेड टू ट्रांसफर अ लायबिलिटी। तो एग्जिट प्राइस का मतलब जिस प्राइस पे आपने एग्जिट किया है, जिस प्राइस पे आपने उस डेरिवेटिव्स को सेल किया है, उसका स्क्वायर ऑफ की है पोजीशन, उसको आपका फेयर प्राइस माना जाएगा। अब बात करते हैं हेज अकाउंटिंग की। देखिए, एक एंटिटी को परमिट किया गया है बट वो रिक्वायर्ड नहीं है। आई मीन एंटिटी इज परमिटेड बट नॉट रिक्वायर्ड टू डेजिग्नेट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एज हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। राइट, सो आपको परमिट है बट आपकी रिक्वायर्ड नहीं है कि आपको डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को एज एन हेजिंग इंस्ट्रूमेंट दिखाना ही है, यूज ही करना है। बहुत सारे लोग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को एज अ स्पेकुलेशन भी यूज करते हैं। राइट, सो एंटिटीज को परमिट किया गया है कि यू कैन डेजिग्नेट, आप अपनी बुक्स में यू कैन डेजिग्नेट अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट फॉर हेजिंग पर्पस ऑल्सो, बट ये मैंडेटरी नहीं है। राइट, सो अगर अगर एक एंटिटी ऐसा कर रही है, इफ एनी एंटिटी इज परमिटेड, तो उसको क्या करना पड़ेगा? जो अगर कोई भी एंटिटी डेजिग्नेट कर रही है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को एज एन हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, तो
उसको कुछ क्राइटेरियाज फुलफिल करने पड़ेंगे, वही आईसीआई ने बताया। चलिए देखते हैं, स्क्रीन पे आ गए होंगे आपकी। वो क्राइटेरियाज क्या है? नंबर 1, आइडेंटिफाई इट्स रिस्क मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव, कि उसको रिस्क मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव जो उसका है पर्टिकुलर, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसको ये भी बताना पड़ेगा कि किस तरीके से डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हेल्प करेगा आपके रिस्क मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव में। फॉर एन एग्जांपल एक एक फंड मैनेजर करेंसी डेरिवेटिव्स को यूज कर रहा है, करेंसी डेरिवेटिव्स को यूज करते हुए वो अपनी पोजीशंस को हेज करने की कोशिश कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर फंड मैनेजर को ये बताना पड़ेगा कि मैंने जो हेज की है, मैंने करेंसी के अगेंस्ट हेज किया है, मेरे को अगर ये डर है कि डॉलर की वैल्यू कल को रुपये की वैल्यू गिर जाएगी, तो मैं वहाँ पर डॉलर को खरीदूंगा अगेंस्ट, अगर डॉलर मेरे रुपये की वैल्यू गिर रही तो आई वुड लाइक टू बाय डॉलर या आई वुड लाइक टू शॉर्ट रुपी। तो कोई भी स्ट्रेटेजी जब एक फंड मैनेजर करता है तो वो बताएगा कि मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, इसीलिए मैं यूज कर रहा हूँ डेरिवेटिव्स को एज एन हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। फिर वो ये भी स्पेसिफाई करेगा कि जो फेयर वैल्यू है डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट की, वो किस तरीके से उसकी वो ये भी बताएगा, स्पेसिफाई करेगा कि हाउ इट प्लान्स टू मेजर द फेयर वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, और फिर वो असेसमेंट करेगा और इस तरीके से फ्यूचर कैश फ्लोज बताएगा। तो ये 2-3 चीजें आपके आ जाते हैं। अब बात करते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट्स की। देखिए, क्लाइंट हैज टू मेंटेन टू सेपरेट अकाउंटिंग फॉर इनिशियल मार्जिन एंड मार्क टू मार्केट मार्जिन, राइट? सो ये जो हेड्स हैं कुड बी कॉल्ड एज इनिशियल मार्जिन करेंसी फ्यूचर्स और मार्क टू मार्केट करेंसी फ्यूचर्स। सो जब एक क्लाइंट को दो सेपरेट अकाउंटिंग हेड्स में जो अपनी मार्जिन रिक्वायरमेंट्स हैं वो दो सेपरेट अकाउंटिंग उसकी करनी पड़ेगी। सो कोई भी इनिशियल मार्जिन के लिए जब आता है, जब आप फर्स्ट डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं करेंसी पेयर्स में ट्रेड करने के लिए, तो आपको एक इनिशियल मार्जिन देना होता है जो कि सेट होता है रेगुलेटर के द्वारा। तो जब एक रेगुलेटर आपको बोलता है, फॉर एन एग्जांपल इफ यू वांट टू बाय यूएसडी आईएनआर, तो इसके लिए आपका 20% का मार्जिन लगेगा, 10% का मार्जिन लगेगा। तो जब वो 10% का मार्जिन आप देते हैं, वो कैलकुलेट होगा या वो उसकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी, दैट वुड बी अ सेपरेट अकाउंटिंग हेड अंडर इनिशियल मार्जिन करेंसी फ्यूचर। और उसके बाद जब हर दिन का आप मार्क टू मार्केट देंगे, फॉर एग्जांपल आपने बाय किया यूएसडी आईएनआर को और उसकी वैल्यू नीचे आ गई है, तो अब आपको मार्क टू मार्केट देना पड़ेगा, आपको उतना परसेंटेज रिक्वायर्ड जो मार्जिन है पूरा करना पड़ेगा। तो मार्क टू मार्केट देंगे, वो एक सेपरेट हेड अकाउंटिंग उसका बनेगा और दैट वुड बी अंडर मार्क टू मार्केट करेंसी फ्यूचर्स हेड। तो ये दीज टू हेड्स आर रिक्वायर्ड फॉर अकाउंटिंग पर्पस व्हेन इट कम्स टू इनिशियल मार्जिन एंड मार्क टू मार्केट मार्जिन। अब बात करते हैं अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर लाइव पोजीशंस। चलिए देखते हैं। देखिए, जो आपकी अकाउंटिंग एंट्रीज हैं हैव टू बी अंडरस्टूड सेपरेटली फॉर पे इन एंड पे आउट पोजीशंस। तो फॉर पे आउट, कोई भी कैश का जो लेआउट है इनिशियल मार्जिन अकाउंट से या आपका मार्क टू मार्केट अकाउंट से डेबिट होके अगर आपके करेंसी फ्यूचर्स या बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड द पे आउट। अगर आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, उधर से पैसा निकल के इधर आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड पे आउट। पे इन क्या है? Any cash inflow on account of mark-to-market settlement or mark-to-market currency future has to be credited and bank account has to be debited। अब आपको पे इन कर रहे हैं कि आपको बैंक से पैसे निकाल के इन अकाउंट्स में डालने हैं, आपको इनिशियल मार्जिन में डालने हैं या मार्क टू मार्केट अकाउंट में डालने हैं, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज अ पे इन। आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसकी होगी एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी। जब सीरीज की एक्सपायरी होगी करेंसी फ्यूचर्स में, जब जो सीरीज चल रही है उसकी जब एक्सपायरी होगी, तो जब प्रॉफिट और लॉस, जो भी प्रॉफिट बना है या लॉस हुआ है, शुड बी कैलकुलेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल सेटलमेंट, जो फाइनल सेटलमेंट का प्राइस है, एंड द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स इन द सीरीज। तो आपका जो फाइनल सेटलमेंट है शुड बी कैलकुलेट, जो डिफरेंस बिटवीन है आपकी जो फाइनल सेटलमेंट हुई है और जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस चल रहा है, ऑफ कोर्स, तो उसका जो भी डिफरेंस होगा दैट वुड बी कैलकुलेटेड अंडर द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट। तो फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में प्रॉफिट जाएगा, और अगर आपको लॉस जा रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आपका लॉस जाएगा। अकाउंटिंग एंट्रीज इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय अ क्लाइंट। चलिए समझते हैं। देखिए, जब एक क्लाइंट डिफॉल्ट कर देता है इन मेकिंग पेमेंट्स में, जब उसकी डेली सेटलमेंट होती है, द कॉन्ट्रैक्ट इज क्लोज्ड आउट। सो एक क्लाइंट जब डिफॉल्ट करता है कोई भी पेमेंट करने के लिए डेली सेटलमेंट की, तो कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज कर दिया जाता है। जो अमाउंट क्लाइंट ने नहीं पे किया है उसको एडजस्ट कर देते हैं हम इनिशियल मार्जिन में से, राइट? अब कैसे बात करेंगे, जो उसका इनिशियल मार्जिन था उसको उस क्लाइंट के इनिशियल मार्जिन में से उसको डेबिट कर दिया जाएगा, एंड इन द बुक्स ऑफ द क्लाइंट द अमाउंट जो एडजस्टेड एंट्री होगी शुड बी डेबिटेड फ्रॉम मार्क टू मार्केट करेंसी फ्यूचर अकाउंट और क्रेडिट कर दिया जाएगा इनिशियल मार्जिन करेंसी फ्यूचर्स अकाउंट में। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर समझने वाली बात है।
अब बात करते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस की। देखिए, जो एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव से कोई भी लॉस होता है आपको, तो इफ ट्रीटेड एज अ नॉर्मल बिजनेस इनकम, अगर वो बिजनेस इनकम में ट्रीट किया गया है तो वो उसको सेट ऑफ कर सकते हैं अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, राइट। तो एक क्वेश्चन बहुत रिपीटेडली एग्जाम में आता रहता है कि अगर जो इफ ट्रीटेड एज अ नॉर्मल बिजनेस लॉस को अगर तरह उसको ट्रीट किया गया है, तो जो लॉस जो एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स में हुआ है उसको हम सेट ऑफ कर सकते हैं इनकम फ्रॉम अदर हेड्स और नॉट। तो आंसर इज यस, वी कैन सेट ऑफ इट अगेंस्ट दी इनकम फ्रॉम अदर हेड्स। हाउएवर, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है, बिजनेस जो लॉस है वो कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट दी इनकम फ्रॉम सैलरी। तो ये जो आपका लॉस माना गया है, अगर इसको एज अ बिजनेस लॉस माना गया है करेंसी डेरिवेटिव फ्यूचर के लॉस को, तो उसको हम इनकम फ्रॉम अदर हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं, बट इसको हम इनकम फ्रॉम सैलरी से सेट ऑफ नहीं कर सकते। और इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड भी किया जा सकता है अप टू 8 असेसमेंट ईयर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेडली एग्जाम में आता रहता है। तो गाइस, दिस इज इट फ्रॉम दिस चैप्टर। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। Question number 1. Guidance notes on accounting for derivative contracts recognize following type of hedge for hedge accounting. Fair value, the cash flow hedge model, the hedge of a net investment in a foreign operation. तो answer is all of the above as we saw. Which of the following accounting standards of ICAI defines the accounting of derivatives? तो AS 6, 10, 9 और 30. Answer is 30. ये थोड़ा सा हमने को याद करना पड़ेगा। Usually income from exchange traded derivatives it is treated as business income, income from other sources, salary income या none of the above। तो जब भी हम कोई भी exchange traded currency derivatives से हम income कमाते हैं, that would be treated as only and only business income। तो answer is C। Loss on derivative transactions which are carried out on a recognized stock exchange can be set off against other income during the year except। तो answer is salary income, जैसे कि हमने clearly इसको पढ़ा। और क्वेश्चन नंबर 5, लॉस ऑन डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस carried out on recognized stock exchange can be carry forward for dash assessment years। तो 5, 6, 7, 8 आंसर इज 8। ये हमने पढ़ा। सो गाइज, दिस इज इट फ्रॉम दिस चैप्टर एंड थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच। और अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10, जो है कोड ऑफ कंडक्ट एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मेजर्स, राइट। तो व्हाट आर द कोड ऑफ कंडक्ट्स एंड ट्रेड व्हाट जो कोड ऑफ कंडक्ट्स क्या हैं इन ट्रेडिंग इन रिस्पेक्ट टू ट्रेडिंग इन एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर्स। तो चलिए समझते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। कोड ऑफ कंडक्ट फॉर ब्रोकर है, इन्वेस्टर ग्रीवियंस मैकेनिज्म है, आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म है, और रिस्क डिस्क्लोजर टू क्लाइंट एंड केवाईसी, ये भी यहाँ पे आपका आ जाता है। चलिए समझते हैं सेबीज कोड ऑफ कंडक्ट फॉर ब्रोकर्स। देखिए, शेड्यूल सेकंड ऑफ सेबी जो रेगुलेशंस हैं 1992 में, उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सिक्योरिटीज ब्रोकर को कुछ कोड ऑफ कंडक्ट उन्होंने बनाए हैं। सेबीज कोड ऑफ कंडक्ट फॉर ब्रोकर्स, चलिए समझते हैं जो सेबी ने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है फॉर ब्रोकर्स वो क्या है। देखिए, शेड्यूल सेकंड ऑफ सेबी रेगुलेशंस एक्ट बोलता है कि सिक्योरिटीज जो ब्रोकर्स हैं उनको उनके लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा वो क्या होगा। देखिए, जनरल टर्म्स पे इंटीग्रिटी, तो उसने बोला है कि दे शुड मेंटेन हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटीग्रिटी, और एक तरीके से जितने भी बिजनेस प्रैक्टिस करेंगे एक बहुत ही फेयर कंडक्ट ऑफ बिजनेस उनका होना चाहिए, उससे किसी दूसरे को कोई हानि नहीं होनी चाहिए। दैट शुड बी दी इंटीग्रिटी इज द फर्स्ट पार्ट। एक्सरसाइज ऑफ ड्यू स्किल एंड केयर, जितने भी आप कोई भी एक्ट आप शेड्यूल करेंगे, बिकॉज पैसे का मामला है और ये भी डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग है, तो डेरिवेटिव ट्रेडिंग्स अगेन अपने आप में बहुत रिस्की है। तो आप जो भी एक्ट करेंगे, जो भी ट्रेडिंग से लेके डीलिंग से लेके, दैट शुड बी टेकिंग पूरी अपनी स्किल्स का यूज करते हुए केयर और प्रॉपर डिलीजेंस के साथ आप सारा बिजनेस करेंगे। मैनिपुलेशन, कोई भी मैनिपुलेटिंग एक्टिविटी अलाउड नहीं है। सेबी इज वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस। कोई भी मैनिपुलेशन किसी भी सिक्योरिटी में इज नॉट अलाउड। कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसा जहां पे सेबी को लगता है कि मार्केट का इक्विलिब्रियम, डिमांड और सप्लाई पे हानि पहुंची है, वो तुरंत लाइसेंस रद्द भी कर सकता है। और हमेशा कोई भी मेल प्रैक्टिस भी आपको नहीं करनी है। कोई भी एक्ट आपको ऐसा नहीं करना है जहाँ पे इन्वेस्टर्स को किसी भी तरीके की परेशानी हो किसी भी इन्वेस्टर को मार्केट में फंक्शन करने के लिए। एंड फिफ्थ इज की कंप्लायंस विद स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, जो भी सभी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं इशूड बाय द गवर्नमेंट, आप उसको टाइम टू टाइम पूरा करेंगे जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हैं। तो दीज आर दी ओल्ड सेबीज कोड ऑफ कंडक्ट फॉर ब्रोकर। जो सेबीज जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं टुवर्ड्स इन्वेस्टर, राइट। सो वो जनरल थे, अभी हम टुवर्ड्स इन्वेस्टर की बात करेंगे।
जितने भी ऑर्डर हैं बाइंग और सेलिंग के एग्जीक्यूट करने के लिए, उन सबको पूरा फेथफुली एग्जीक्यूट किया जाएगा और ऑन द बेस्ट अवेलेबल मार्केट प्राइस, राइट? तो ये, और आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप जो एक स्मॉल इन्वेस्टर से एक डील जो है स्मॉल इन्वेस्टर से सिर्फ ये कह के रिफ्यूज़ कर देते हैं कि नहीं, ही इज़ दी स्मॉल इन्वेस्टर, उसका वॉल्यूम छोटा है, सिर्फ इसी बेसिस पे आपने उसको डिनाई कर दिया या आपने उसका अकाउंट ओपन नहीं किया या उसको उतनी अच्छी सर्विस नहीं दी जितनी आप एक बड़े ब्रोकर को देते हैं। ये नहीं करना है, कोड ऑफ कंडक्ट का ब्रीच है और सेबी इस पे बहुत एक एक्शन ले सकता है। एवरी क्लाइंट ईच एंड एवरी क्लाइंट शुड बी ट्रीटेड ऑन द सेम पेज। स्टॉक ब्रोकर शैल प्रॉम्प्टली इन्फॉर्म हिज क्लाइंट अबाउट एग्जीक्यूशन एंड नॉन एग्जीक्यूशन ऑफ एन ऑर्डर। एक स्टॉक ब्रोकर कोई भी एग्जीक्यूट ऑर्डर हो रहा है, नॉन एग्जीक्यूट हो रहा है और जो भी पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज सोल्ड आ रही है उस या परचेज हुई है, सबका इंफॉर्मेशन क्लाइंट को देगा। स्टॉक ब्रोकर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट नोट्स हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं स्पेसिफाइड बाय द एक्सचेंज, उन सबको इशू करेगा विदाउट डिले। इस चीज़ में कोई डिले नहीं होना चाहिए। आज आपने ट्रेडिंग की है, शाम तक जितने भी कॉन्ट्रैक्ट नोट हैं वो आपके इन्वेस्टर की मेल पे पहुंच जाएंगे। और एक स्टॉक ब्रोकर आपकी पर्सनल जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनका कोई भी इम्प्रॉपर यूज़ नहीं करेगा या वो उस पर्सनल इन्फॉर्मेशन को इन्वेस्टमेंट्स की किसी और ब्रोकर को या किसी को भी पार्टी को वो डिस्कस नहीं करेगा। फिफ्थ, स्टॉक ब्रोकर आपका जो सिर्फ और सिर्फ सेल परचेज इसीलिए नहीं करेगा कि जनरेट करनी है उसको ब्रोकरेज और कमीशंस, नहीं, वो अपनी ब्रोकरेज और कमीशंस जनरेट करने के लिए आप पे ट्रेडिंग नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए और ना ही वो करेगा। अब बात करते हैं इन्वेस्टर्स की, कि जो इन्वेस्टर्स के लिए सेबी ने एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म बनाया है विच इज़ कॉल्ड SCORES, इन्वेस्टर ग्रीवेंस को मैनेज करने के लिए। तो सेबी का कंप्लेंट्स रिड्रेसल सिस्टम है जिसको हम SCORES स्कोर्स का नाम दिया गया है। तो सेबी ने लॉन्च किया एक सेंट्रलाइज्ड वेब बेस्ड कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम, जहाँ पे ये एनेबल करेगा इन्वेस्टर्स को कि लॉन्च एंड फॉलो अप देयर कंप्लेंट्स। कोई भी ट्रेडर के खिलाफ, ब्रोकर के खिलाफ, एक किसी भी इन्वेस्टर को अगर कोई कंप्लेंट करनी है तो सेबी ने एक वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन बनाई है। एक ये वेब बेस्ड कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाया है, वेबसाइट बनाई है जहाँ पे जाके इन्वेस्टर कहीं से भी अपनी कंप्लेंट कर सकता है और बाद में उसको ट्रैक भी कर सकता है। और ये ऑल्सो एंड दिस वुड ऑल्सो एनेबल द मार्केट पार्टिसिपेंट्स, जितने भी मार्केट इंटरमीडियरीज हैं, ब्रोकर्स हैं, उनको उनकी रिसीव भी होगी, कोई भी इन्वेस्टर की है उसको क्वेरी रिसीव भी होगी कि उसने ये भी आपके अगेंस्ट ये कंप्लेंट आई है। और सबसे अच्छी बात है इस मैकेनिज्म सिस्टम की, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द लॉजिंग ऑफ अ कंप्लेंट टिल इट्स डिस्पोजल, जैसे ही एक इन्वेस्टर ने कंप्लेंट की प्लेटफॉर्म पे और उसके डिस्पोजल तक सेबी ने एक ऐसा ऑनलाइन एनवायरनमेंट बनाया है कि सेबी उस पे नज़र रखती है और हर एक कंप्लेंट को, ईच एंड एवरी कंप्लेंट कैन बी व्यूड ऑनलाइन एट एनी टाइम। तो सेबी बिल्कुल ही उस पे नज़र रखती है और हर चीज़ उसको देखती है और उसको पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करती है और उसको पॉइंट टू पॉइंट देखा जाता है। और जो इन्वेस्टर फॉर एन एग्जांपल फेमिलियर नहीं है इस कोर्स से और एक्सेस नहीं कर सकते हैं, वो अपनी कंप्लेंट्स को लॉन्च कर सकते हैं फिजिकल फॉर्म में भी, राइट? चलिए अब समझते हैं आर्बिट्रेशन को। देखिए सेबी ने इंस्ट्रक्ट किया है एक्सचेंजेस को कि एक आर्बिट्रेशन कमेटी बनाई जाए। आर्बिट्रेशन कमेटी का काम क्या होगा? आर्बिट्रेशन कमेटी का मेन काम यही होगा कि जितने भी डिफरेंसेस हैं, डिस्प्यूट्स हैं, क्लेम्स हैं, ट्रेडिंग मेंबर्स ऑफ इन्वेस्टर के बीच में वो सेटल किए जाएँ इफेक्टिवली और बहुत ही शॉर्ट टाइम में। तो कहने का मतलब है कभी भी कोई भी डिस्प्यूट आता है या कोई क्लेम आता है या एक इन्वेस्टर बोलता है कि मेरे साथ ये हुआ, तो आर्बिट्रेशन एक कमिटी बनेगी, सेबी के द्वारा ही बनाई जाएगी, जिसमें आपके डिस्प्यूट्स और क्लेम्स को बड़े अच्छे तरीके से सेटल किया जाएगा और बहुत ही शॉर्ट टाइम में सेटल किया जाएगा, राइट? सो आर्बिट्रेशन इज ऑल्सो गवर्न्ड बाय एक्सचेंज बाय लॉज, राइट? सो इस तरीके से आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया चलेगी। अब बात करते हैं रिस्क डिस्क्लोजर टू क्लाइंट्स एंड केवाईसी। देखिए क्लाइंट ऑनबोर्डिंग एंड केवाईसी, सबसे पहले जो ओपनिंग होती है, अकाउंट ओपनिंग जो क्लाइंट्स के लिए, जो डीमैट अकाउंट ओपन होता है, जो सिक्योरिटीज में ट्रेड करना होता है अकाउंट ओपनिंग के लिए, उसके लिए एक सर्टेन प्रोसीजर फॉलो करना होता है ब्रोकर को और उसके बाद देन ही कैन एग्जीक्यूट ट्रांजैक्शंस ऑन क्लाइंट बिहाफ्स, राइट? तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म आता है, एक स्टैंडर्ड किट आती है, ओपनिंग किट आती है जिसमें आपका
क्लाइंट अकाउंटिंग ओपनिंग फॉर्म रहेगा। उसमें 2 चीज़ें रहेंगी, एक तो नो योर केवाईसी रहेगा, जिसमें आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट इंस्ट्रक्शन चेकलिस्ट होगी और उसमें एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी क्लाइंट की चाहिए होगी। सेकंड चीज़ उसमें हो गया एक डॉक्यूमेंट स्टेटिंग द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ स्टॉक ब्रोकर, ये चीज़ होगी। थर्ड की यूनिफॉर्म रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट होगा, जिसको हम आरडीडी बोलते हैं, ऑन ऑल द सेगमेंट्स एक्सचेंजेस, जिसमें आपका डिटेल में रिस्क बताया जाएगा कि डीलिंग इन सिक्योरिटीज मार्केट में आपका क्या रिस्क है। और एक गाइडेंस नोट भी होगा, डू एंड डोंट्स फॉर ट्रेडिंग ऑन एक्सचेंजेस फॉर एजुकेशन टू इन्वेस्टर्स। तो ये जो रिस्क डिस्क्लोजर है क्लाइंट ऑनबोर्डिंग पे ही हो जाएगा, ये जो क्लाइंट अकाउंटिंग फॉर्म होगा। तो दीज डॉक्यूमेंट शुड बी गिवन टू क्लाइंट्स, जिसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे और एक क्लाइंट को ये सब डॉक्यूमेंट साइन करके आपका देना पड़ता है। सो गाइस, दिस इज इट फ्रॉम दिस चैप्टर। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इन्वेस्टर्स कैन हैव ग्रीवेंस अगेंस्ट ब्रोकर्स, इंटरमीडियरीज, कंपनी। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। एक इन्वेस्टर किसी के खिलाफ भी ग्रीवेंस हो सकती है और कंप्लेंट कर सकता है। Fund created to take care of legitimate investment claims, investment protection fund, investor grievance fund, member default fund या court satellite fund, तो it comes under investor protection fund। तो ये याद करने वाली चीज है। Arbitration is a dash judicial process. So it's a quasi judicial process. Execution of power of attorney by the client in favor of stockbroker is mandatory at point of KYC, optional या not applicable. तो जो power of attorney होती है, execution जो client देता है stock broker को, that is not mandatory at all, that is optional. So POA का मतलब होता है कि I am giving you the power of attorney to trade इन द सिक्योरिटीज मार्केट ऑन माय बिहाफ, एक इन्वेस्टर लिख के देता है। बट दिस इज नॉट मैंडेटरी, आपको ये नहीं है कि पीओए आपको साइन करके देना ही देना है, दैट इज द ऑप्शनल थिंग। तो आंसर इज ऑप्शनल। Subsequent to KYC, broker has to upload the KYC information in following system: depository, KRA, clearing bank या SEBI। So बहुत easy है, आंसर is KRA। So guys, this is it from this book। ये बुक जो करेंसी डेरिवेटिव्स की बुक थी, इसके हमने 10 के 10 चैप्टर्स पोस्ट कर दिए हैं। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी और बड़े अच्छे से आपने समझा होगा करेंसी डेरिवेटिव्स को, जो एक्सचेंज रेटेड करेंसी फ्यूचर्स भी हैं उनको। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी थर्ड बुक की शुरुआत करेंगे, जो एसआईएफ का एग्जाम है। तो एसआईएफ के एग्जाम में 3 मेन बुक्स का कंटेंट आता है, जो नंबर 1 इज इक्विटी डेरिवेटिव्स, सेकंड है करेंसी डेरिवेटिव्स और थर्ड है इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स। तो अब हम इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स बुक की शुरुआत करने जा रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें और वीडियोज़ को लाइक करें, और आपके जो कमेंट्स और फीडबैक्स हमें आ रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट।